नमस्कार। मेरा नाम श्याम। मैं आज जो कहानी इस कैरिबियन में भेज रहा हूँ, ये एक सत्य घटना है। और यह घटना उस शाम का है जब हम सब सहपरिवार मिलकर एक कमरे में लाइट्स ऑफ करके टीवी पर एक नेपाली मूवी देख रहे थे। दरवाज़ा खिड़की सब बंद था, पर फिर भी बाहर जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो सबको पता चल रहा था। तभी मेरी बुआ जी उठ खड़ी हुई। बुआ जी शौचालय के लिए निकलने लगी। शौचालय हमारे घर से कुछ ही दूर नीचे की ओर था। बुआ जी अंधेरे में चलेंगी तो मैंने बुआ जी को सहारा देने के लिए, मुझे आना पड़ेगा बुआ जी, कहते हुए मैंने पूछा। तो जवाब में बुआ जी कहने लगी कि नहीं नहीं, तू मूवी देख, मैं चली आऊँगी, कहते हुए वे शौचालय की तरफ बढ़ने लगी। बुआ जी के कदम दरवाजे से बाहर शौचालय की तरफ बढ़ने लगे। बुआ जी चलते चलते कुछ ही दूरी पर उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पीछे और कोई एक शख्स चल रहा हो। उनको इतने सुनसान से रास्ते पर सिर्फ अपने पाँव का ही आवाज़ न सुनाई देकर किसी दूसरे इंसान का भी पाँव का आवाज़ सुनाई दे रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि कोई कुत्ता होगा, तो वे इस आवाज़ को कोई वास्ता न करते हुए शौचालय की तरफ पहुंची गई। और कुछ ही देर में वे शौच करके वापस भी आने लगी। तब फिर से उन्हें अपने पीछे वही चलने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे जो भी था वो इस बार खांसते हुए आ रहा था। उस खांसते हुए आवाज़ को सुनकर बुआ जी तुरंत मुड़ गई। तो उन्होंने देखा एक बहुत ही छोटे कद का आदमी, रंग काला, आंखें सफेद, इसके सिवाय बुआ जी को और कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। वह आदमी देखते ही देखते बड़ा और बड़ा और बड़ा होने लगा। ये देखते ही बुआ जी डर के मारे जल्दी जल्दी भागते हुए घर की तरफ पहुंच गई। उन्होंने रूम के अंदर आते ही जल्दी जल्दी दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और जल्दी जल्दी मेरे पास वाले खिड़की को खोलकर बाहर देखने लगे। हम ये सब देखकर हैरान थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बुआ जी ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है। पिताजी द्वारा पूछे जाने पर बुआ जी ने अपने साथ घटे घटनाओं को हमको सुनाया, जिसे सुनकर मेरे चाचा का छोटा बेटा प्रतीक हंसते हुए कहने लगा, क्या बुआ जी, क्या आप भी कुछ भी? हाँ, देखो अब मैं शौचालय जाकर आता हूँ। ये कहते हुए इस बार प्रतीक जैसे ही दरवाजा खोलने लगा, बुआ जी ने टोकते हुए कहा, नहीं प्रतीक, मत जा। पर प्रतीक ने बुआ जी की बातों को वास्ता न करते हुए बाहर निकल ही गया। प्रतीक बाहर से ही, देखते रहना, मैं 3 मिनट में वापस आ जाऊंगा, कहते हुए वो चल पड़ा। उसके कहे मुताबिक मैं घड़ी देखकर हर एक सेकंड गिनने लगा। जो 3 मिनट में वापस आ जाऊंगा कह रहा था, वो ठीक से 2 मिनट भी नहीं होते हुए वापस भागा भागा आ गया। और आते ही वो भी ठीक बुआ जी की तरह रूम के अंदर आते ही दरवाजा बंद करके उसी खिड़की से बाहर झांकने लगा। वह जोर जोर से हाँफते हुए बाहर छुप छुप कर एकटक देखे जा रहा था। उसको ऐसे डरता देख अब हम सब भी डरने लगे थे। कोई प्रतीक से कुछ कहता या पूछता उससे पहले ही प्रतीक बोल पड़ा, बुआ जी, आपने आपने ठीक कहा, वो बकरियों के गोठ के पास खड़ा है। मैं जब शौचालय की तरफ बढ़ रहा था ना, तो मेरी बाईं ओर वो बकरियों के गोठ की तरफ कुछ हलचल सा होता दिखाई दिया। तो मैं जब बाईं ओर मुड़ा तो वही आपके कहे मुताबिक नाटा सा काला आदमी दिखाई दिया। वो अपने सफेद सफेद चमकती आंखों से मुझे ही टुल टुल देख रहा था। उसे देखते ही मैं वापस भागा भागा आ गया। उसका शारीरिक ढांचा तो इंसानों जैसा था, पर उसकी आंखें किसी लाइट्स की तरह चमक रहा था, जो एक साधारण बात नहीं लगती मुझको। उस रात हम सभी बुआ जी और प्रतीक की कई बातों से बेहद डर गए थे। हम सभी फिर भी खिड़की से बाहर बारी बारी देखने लगे, पर उस खिड़की से बाहर हमें कोई दिखाई नहीं दिया।
सुबह होते ही जब घटना हमारे दादाजी के कान पर पड़ी तो पता चला कि उसे दादाजी ने भी कई बार उसी रास्ते पर देखा है। दादाजी कह रहे थे कि उसे देखने के साथ ही वहां से भाग जाना, नहीं तो वो बहुत क्षति भी कर सकता है। पर वो क्या था, उसका जवाब दादाजी के पास भी नहीं था। हमारे गांव में उस आकार का, या फिर कह सकते हैं कि उतना बौना इंसान तो कोई था भी तो नहीं। पर आज भी बुआ जी और प्रतीक को जब ये घटना सुनाते देखता हूँ तो आज भी उन दोनों के चेहरों पर वही डर और वही भाव साफ दिखता है। नमस्कार दर्शकबिन, मेरा नाम सूरज परियार। ये जो भूता घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ यह आज से तकरीबन 12 साल पहले का है। मैं अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टी मनाने अपने नाना नानी के घर जा रहा था। मेरा उम्र तब 19 वर्ष का था। मैं इससे पहले भी नाना नानी के घर कई बार अकेला जा चुका था, इसलिए ये सफ़र भी मेरे लिए कोई नया नहीं था। उस रात भी मैं बस से ही जा रहा था और हमेशा की तरह सुबह के 3 बजे मुझे बस पार्क में बस वाले ने उतार दिया था। हमारा नाना नानी का घर गांव के एकदम अंदर होने की वजह से बस अंदर नहीं जाता था। अब यहाँ से मुझे ऑटो ही पकड़ना पड़ता था और हमेशा की तरह उस समय भी वहाँ ऑटो पाना मुश्किल हो रहा था। मैं बस पार्क में अकेला ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। कभी कभी तो उस समय उस जगह पर ऑटो आता भी नहीं था, इसलिए मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ता था। हाँ, अगर भाग्य अच्छा हो तो ऑटो मिल ही जाता था। मैं उस दिन भी ऑटो का इंतज़ार करता रहा, पर कोई ऑटो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी दिखाई नहीं दिया और मुझे लगा कि शायद आज भी मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर उस दिन सुबह तक का इंतज़ार करने का धैर्य नहीं था मुझ में। रास्ता मालूम होने के कारण मैं नाना नानी के घर पैदल ही निकल पड़ा। भले ही उस समय सुबह के 3 या 3:30 बजे होंगे, पर फिर भी वातावरण बहुत अंधकार सा था। ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते पर काफ़ी कोहरा भी था। मैं उस कोहरे भरे कच्चे रास्ते पर चल रहा था। काफ़ी दूर उस कच्चे रास्ते पर चलने के बाद मैं थक सा गया था, इसलिए चलते समय मैं इधर उधर देख रहा था ताकि मुझे कहीं कुछ देर बैठने की जगह मिल जाए, जहाँ कुछ देर बैठकर मैं आराम कर सकूं। इधर उधर बैठने की जगह ढूंढता हुआ मैं आगे ही बढ़ रहा था कि सामने कुछ ही दूरी पर एक सीमेंट का बना हुआ चौरस्ता दिखाई दिया। उस चौरस्ते को देखते ही कुछ राहत मिल गई थी मुझे। जल्दी जल्दी अपने पैरों को चलाते हुए मैं उस चौरस्ते तक पहुंच गया। वहां जाकर बैठते ही ऐसा लगा मानो संसार का सबसे शांति भरा जगह वही है। सामान को साइड में रखकर मैं उस चौरस्ते पर अपने पीठ टिकाए आराम करने लगा। मन में ऐसे भी ख्याल आ रहे थे कि क्यों ना मैं वही चौरस्ते पर आराम करते हुए सुबह तक का इंतजार करूं। आखिर सुबह ऑटो वाला इसी रास्ते से ही तो होकर जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं वहां बैठकर आराम कर ही रहा था कि मुझे दूर से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। वे काफी दूर थे, पर इतना तो मालूम पड़ रहा था कि उन सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वे लोग कुछ नजदीक आने पर दृश्य और साफ होने लगा। तब मुझे पता चला कि यह तो एक मलामी है जो किसी के लाश को लेकर आ रहे थे। मैं भी ओहो, इस गांव में किसकी मृत्यु हो गई कहते हुए मैं टुल टुल उनको ही देख रहा था। वह मलामी एकदम शांत था। इतने लोग होने के बावजूद भी वहां कोई भी एक दूसरे के साथ भी कोई बातें नहीं कर रहा था। वे जितना करीब आते एक अलग सा ही महक आता। वह किस चीज का महक था मैं ठीक बता नहीं सकता, पर इतने करीब आने के बावजूद भी एक अजीब सी बात यह थी कि उनमें से किसी का भी चेहरा मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे उस लाश को उठाए देखते ही देखते मेरे एकदम बगल से गुजरने लगा कि तभी मेरा फोन बजा। मेरा उस समय एक साधारण सा नोकिया का फोन था।
वो रिंग बजते ही मैंने फ़ोन पर देखा तो मामा का नाम दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मामा जी यह पूछने के लिए फ़ोन किए होंगे कि मैं कहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मैंने फ़ोन को रिसीव कर जैसे ही अपने कान पर फ़ोन रखा, वो मलामी मेरे आंखों के आगे से एकदम से झट से गायब हो गया। मामा फ़ोन पर हेलो हेलो पुकारे ही जा रहा था। मेरा था कि डर के मारे हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। मुझे मामा जी की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रहा था, पर मेरे पास उनका जवाब देने का वक्त नहीं था। मैं तो फ़ोन को काटे बिना ही सामान को लेकर नाना के घर दौड़ने लगा। मामा जी फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे, पर मैं इतना डर गया था कि फ़ोन रिसीव करने तक का समय नहीं था। उसके बाद फ़ोन भी आना बंद हो गया। मुझे आज भी अचंभा लगता है कि आखिर में इतना दुबला पतला इंसान उस रात इतने सामानों के साथ कैसे दौड़ गया। डर सचमुच इंसान से कुछ भी करा सकती है, यह मैंने उस घटने से जान लिया था। मैं काफ़ी दूर भागने के बाद मुझे एक पानी का टैंक दिखाई दिया। मैं उस पानी के टैंक को जानता था। वो एक सीमेंट का बना हुआ टैंक था। वहाँ से मेरे नाना नानी का घर अब बहुत दूर तो था नहीं। काफ़ी दूर भागने की वजह से मेरा गला सूख गया था। डर के मारे मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। उस टैंक के करीब पहुंचकर देखा तो वहाँ एक आंटी कपड़ा धो रही थी। बाल खुले होने की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने उनके ही बगल से उस नल को खोला और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद कुछ राहत मिली, पर डर अब भी मन में ही था। अपने डर को भगाने के लिए मैं उस आंटी से बातें करने लगा। आंटी, आप ऐसे अंधकार में यहाँ अकेले कपड़ा धो रही हैं, और वो भी इतने ठंड में? वो आंटी तो मेरे तरफ घूमकर कहने लगी, तुझको क्या, तू अपना काम कर। यह कहने के साथ ही वहां से गायब हो गई। उनके साथ साथ धो रहे कपड़े भी वहां से गायब हो गया। अभी अभी तो एक डर से मुक्ति नहीं मिली थी कि एक और डर ने मेरे अंदर डेरा जमा लिया। अब वो देखते ही मेरा पैर अकड़ सा गया। पूरा शरीर मानो बर्फ की तरह ठंडा और सख्त हो गया हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि तभी दूर से मेरा नाम सुनाई दिया। सूरज, ओए सूरज, सूरज, ओए सूरज। मैंने आवाज की तरफ देखा तो वह मेरा मामा था जो मुझे लेने आया था। मैं तो वही मूर्ति की तरह जम सा गया था। मामा मेरे करीब आकर कहने लगा, क्यों फोन नहीं उठा रहा है? कितनी बार फोन किया मैंने, क्या हुआ? ओए सूरज। मेरे मुंह से एक शब्द न निकला। मेरी आंखें आंसू आने की वजह से चमक रहे थे। मेरे चेहरे का वो भाव देखकर मामा ने भी उसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुझे अपने साथ घर ले गए। नाना नानी के घर पहुंचकर मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप सोने चला गया। कल की सुबह मैं बहुत देर से उठा। मैंने मामा घर में सबको सब कुछ कह दिया, कल रात की घटना के बारे में। तब मालूम पड़ा कि यह घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि यहाँ रहे कईयों के साथ घटा है। वो जगह बहुत ही डरावना है। नानी के मुताबिक पहले तो वो जगह पर और भी ज्यादा भूतिया घटना घटता था, अभी तो काफी कम हुआ है। मेरे साथ जो कल घटा उसे तो नानी जी कम कह रहे थे। बातों ही बातों में यह भी पता चला कि वहां मेरे मामा जी के साथ भी एक दिन घटना घट चुका था। एक दिन मैं इस कैरी बेल पर मेरे मामा जी का भी कहानी जरूर शेयर करूंगा। खैर, उस घटना के बाद से मैं कभी भी मामा जी के घर अकेला नहीं गया। आज उस जगह में काफी घर बार हो चुके हैं, पर वो चौरस्ता
और वो पानी का टैंक आज भी वहीं उसी अवस्था में है। आज भी कभी कभार जब मैं नाना नानी के घर जाता हूँ तो वो चौरस्ता और पानी का टैंक देखते ही मुझे उस रात की घटना याद आता है और डर से मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है और मैं कभी नहीं भूल पाता वो भूतिया रास्ता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही डरावनी सत्य घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करके आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।